Hello dear friends, welcome to my channel Shelly's Language Lab. I am Dr. Shelly and today I am talking about Gulliver's Travels by Jonathan Swift. Gulliver's Travels एक बहुत ही important prose satire है और Jonathan Swift is considered one of the greatest satirists of the age. इस वीडियो में हम Gulliver's Travels की समरी देखेंगे और साथ ही उसका एक क्रिटिकल एनालिसिस भी करेंगे. अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं और आपको लगता है कि आपको इनसे काफ़ी हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर माय वीडियोस एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि इससे मुझे बहुत ज़्यादा एनकरेजमेंट मिलता है कि मैं आपके लिए और भी इस तरह के वीडियोस लेके आऊँ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जोनाथन स्विफ्ट एक न्यू क्लासिकल राइटर हैं. ही वॉज बॉर्न इन डबलिन, आयरलैंड. 1667 में पैदा हुए थे एंड ही डाइड इन 1745. ही इज़ अ ग्रेट सटायरिस्ट, पॉलिटिकल पैम्फलेटियर, क्योंकि पहले वो विग पार्टी के लिए लिखते थे और बाद में टोरी पार्टी के लिए लिखते थे. विग और टोरी ये दो पॉलिटिकल पार्टीज थी ब्रिटेन में उस टाइम. एंड ही वाज आल्सो एन एसेइस्ट. उनके जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं वो हैं अ टेल ऑफ अ टब, द बैटल ऑफ द बुक्स, गलिवर्स ट्रैवल्स, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, एंड ये पब्लिश हुआ था 1726 में, एंड अ मॉडेस्ट प्रपोजल. इसके अलावा भी बहुत सारे वर्क्स उन्होंने लिखे हैं पर यहाँ मैंने सिर्फ 4 मेंशन किए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं. Gulliver's Travels is considered one of the greatest satires of the age. It was a satire और human folly. जो human behavior है उसके ऊपर एक satire है. अब satire होता क्या है? Satire मतलब किसी को criticize करना एक पिन पॉइंट वे में, पर उसको satire इस तरह से करना कि वो स्वयं को correct कर ले. तो it is actually a criticism to improve mankind, to correct humankind. Gulliver's Travels also gives you a parody of England's political situation. तो विग और टोरीज के बीच में जो पावर को लेके खींचातानी चल रही थी और किस तरह से पॉलिटिकल्स इंग्लैंड में चूज़ किए जा रहे थे और कितनी बुरी स्थिति पॉलिटिकली हो रही थी, कितना करप्शन हो रहा था, फ्लैटरी हो रही थी, ये सब चीज़ें उसने अपने Gulliver's Travels में दिखाई हैं. थर्ड, इट वॉज अ सटायर ऑन ह्यूमन प्राइड, कि ह्यूमन्स को अपने ह्यूमन होने पे कितना ज़्यादा घमंड है, इसको भी दिखाया है. इट वॉज ऑल्सो अ सटायर ऑन रॉयल सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड. ये सब अभी हम आगे स्टोरी में दिखेंगे कि रॉयल सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड जो थी वो एक तरह से एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन था जो कि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता था. इसको भी एक तरह से क्रिटिसाइज किया गया है बाई द डिस्क्रिप्शन दैट ही गिव्स इन लापुटा, अ प्लेस इन Gulliver's Travels. नेक्स्ट है इसकी थीम ऑफ पावर, कि पावर को किस तरह से यूज़ और अब्यूज़ किया जाता है. एंड नेक्स्ट इट वाज क्रिटिकल ऑफ वॉर एंड कॉलोनाइजेशन. तो कॉलोनाइजेशन जो उस समय बहुत ज़्यादा ज़ोरों पे चल रहा था पूरे यूरोप में, एंड उन्होंने नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ को काफ़ी कॉलोनी बना लिया था. जैसे इंडिया भी उस समय ब्रिटेन की एक कॉलोनी बन गई थी. स्विफ्ट का राइटिंग स्टाइल, स्विफ्ट एक इस तरह का न्यू क्लासिकल राइटर था जो कि एक रोमांटिक स्ट्रेन के साथ लिख रहा था, बिकॉज ही वॉज क्रिटिसाइजिंग इंस्टीट्यूशंस and also criticizing human behavior. He is very satirical and ironic in his works. आपको दिखेगा कि उसकी हर बात में, हर सिचुएशन में एक तरह की आयरनी मिलेगी, एक डबल मीनिंग मिलेगा, एंड हर चीज़ पे उसने सटायर किया है. सोसाइटी में कोई भी ऐसी फॉली नहीं है, कोई भी ऐसी बुरी चीज़ नहीं है जो उसने इसमें क्रिटिसाइज नहीं की हो. द सटायर विच ही हैज़ रिटन आर रिच इन एलिगरी एंड सिम्बॉलिज्म. तो सिम्बॉलिज्म बहुत ज़्यादा यूज़ किया, एलिगरी बहुत यूज़ किया. एलिगरी होता है जब आप एक सरफेस स्टोरी देते हो उसके साथ साथ ही एक हिडन मीनिंग भी होता है, यानी कि एक दूसरी स्टोरी भी साथ साथ चल रही होती है. ही वॉज वेरी मच क्रिटिकल ऑफ ह्यूमन नेचर इन सोसाइटी, कि ह्यूमन नेचर में ये चीज़ें गलत है और हमें करेक्ट करनी चाहिए, सोसाइटी में ये चीज़ें गलत है और हमें करेक्ट करनी चाहिए. ये जो न्यू क्लासिकल एज थी ये एक तरह से करेक्टिव मैनर में ही लिखी जा रही थी. इफ़ यू टॉक अबाउट जोसेफ एडिसन एंड स्टील and you talk about Alexander Pope, they talked too much about society's expectations और क्या क्या एक correct behavior आपका होना चाहिए. तो ये बहुत ज़्यादा इसमें फोकस किया गया था. Then the techniques which he has used in his satires is use of fictional narratives. तो fictional narrative, travel और fantasy इसको यूज़ किया है स्विफ्ट ने अपने satires में. शार्प विट एंड डार्क ह्यूमर, तो विट बहुत ज़्यादा शार्प है, यानी कि इंटेलिजेंस, आपको इंटेलेक्ट उसमें देखने को बहुत मिलेगा, और ह्यूमर डार्क मिलेगा, यानी कि ह्यूमर में एक तरह का थोड़ा डार्क आइडिया आपको मिलेगा, थोड़ा सैडनेस मिलेगी. ठीक है. एंड हिज वर्क्स सर्व एज अ मिरर टू सोसाइटी. आप जब Gulliver's Travels पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ एकदम समझ में आ जाएगी जो मैंने यहाँ लिखी है, कि हिज वर्क सर्व एज अ मिरर टू सोसाइटी. उसके जो वर्क हैं वो एक आईना है सोसाइटी के लिए, और किस तरह से वो सोसाइटी के फ्लॉज को दिखाते हैं और एनकरेज करते हैं कि आप सेल्फ रिफ्लेक्शन कीजिए, आप देखिए कि आप किस तरह के ह्यूमन हैं या आप किन चीज़ों पे प्राउड करते हैं, क्या वो चीज़ें सच में प्राउड करने लायक हैं या नहीं. नाउ कमिंग टू द वर्क
विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, इट इज़ कॉल्ड गलिवर्स ट्रैवल्स। गलिवर एक व्यक्ति है जो कि उसके अलग अलग 4 नेशंस में उसके ट्रैवल्स हैं, जिनके बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इसका फुल टाइटल था ट्रैवल्स इनटू सेवरल रिमोट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड इन 4 पार्ट्स बाय लैमुएल गलिवर, फर्स्ट अ सर्जन एंड देन अ कैप्टन ऑफ सेवरल शिप्स। ये एक प्रोज सटायर है, यानी कि एक सटायर है, एक क्रिटिक है जो कि प्रोज में लिखी गई है। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1726। ये जो है इसका फर्स्ट पेज है, ठीक है, यहाँ आपको दिखेगा ट्रैवल्स इनटू सेवरल रिमोट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड और ऐसे करके लिखा हुआ है, वॉल्यूम 1 लिखा हुआ है, ठीक है, इन 4 पार्ट्स बाय लैमुएल गलिवर, फर्स्ट सर्जन एंड देन अ कैप्टन ऑफ अ शिप, ठीक है। तो इसका जो प्रोटैगनिस्ट है, यानी कि इसमें जो ट्रैवल कर रहा है, उसका नाम है लैमुएल गलिवर। वो एक सर्जन है, पर वो एक्चुअली में अपने डॉक्टर वाले प्रोफेशन से बहुत कुछ कमा नहीं पा रहा है, तो वो एक शिप में चला जाता है और सो ही वॉन्ट्स टू हैव सम एक्सपीरियंस ऑफ वर्ल्डली लाइफ। तो वो कहता है कि यहाँ वैसे भी पैसे मैं कमा नहीं पा रहा हूँ, तो शिप में एज सर्जन मुझे जाने में ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो टू अर्न मनी एंड टू हैव सम एक्सपीरियंस ऑफ द आउटर वर्ल्ड ही गोज़ आउट एंड सेल्स विद सम कैप्टन्स। सबसे पहला जो उसका वॉयज है, उसमें क्या होता है कि जिस शिप में गलिवर ट्रैवल कर रहा होता है वो एक स्टॉर्म में फंस जाता है और वहाँ से किसी तरह से बच के निकल जाता है, और बच के निकलता है तो वो एक ऐसी जगह पहुँचता है जिसका नाम है लिलीपुट, और लिलीपुट में 6 इंच के ह्यूमंस हैं। यहाँ पिक्चर में आप लोग देख सकते हो कि देखो इतने छोटे छोटे ह्यूमंस हैं और गलिवर को इन लोगों ने ऐसे बांध रखा है। तो ये जो लिलीपुट्स हैं ये एक्चुअल में ह्यूमंस को दिखाते हैं कि ह्यूमंस कितने ज़्यादा अपने आप को बड़ा समझते हैं, पर एक्चुअल में होते कितने ज़्यादा छोटे हैं अपने दिमाग से। इफ़ दे बिहेव एग्रेसिवली, इफ़ दे बिहेव सेल्फिशली। तो स्टोरी यहाँ से चलती है कि वो एक, जब उसकी नींद खुलती है, जब वो बच जाता है स्टॉर्म से, तो वो देखता है कि वो लिलीपुट के आइलैंड पे है, और यहाँ पे लिलीपुटियंस बहुत सारे उसको देख के डर जाते हैं और वो बोलते हैं कि भाई हमें इसे अपने किंग के पास लेके जाना है। तो इसको वो एक वाइन वगैरह पिलाते हैं और खाना वाना खिलाते हैं जिसमें थोड़ा नशे की दवा होती है, तो इस पर वो असर कर जाती है और ये थोड़ा सा हल्का बेहोश सा हो जाता है। ये लिलीपुटियंस जो हैं ये बहुत अच्छे स्किल्ड मास्टर्स हैं बिल्डिंग बनाने में और कंस्ट्रक्शन करने में, तो ये इसके लिए बहुत बड़ी सी एक गाड़ी बनाते हैं जिसमें इसको बिठाते हैं गलिवर को, और इसको अपनी इनकी जो सिटी है वहाँ लेकर के जाते हैं। तो आधी सिटी के पहुँचने में आधे रास्ते में ही इसकी नींद हल्की हल्की खुलने लगती है गलिवर की, और ये उठ के खड़ा हो जाता है। जो लिलीपुटियंस हैं, लिलीपुट के जो लोग हैं वो डर जाते हैं इसे देख करके, और फिर उसके बाद किंग के पास वो जाता है। और क्योंकि गलिवर इस समय तक बहुत ही ज़्यादा एक सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश पर्सन है, तो ये यहाँ पे गलिवर उनकी काफ़ी सारी हेल्प करता है और अपने अच्छे नेचर से उनको इम्प्रेस कर देता है। जो लिलीपुट का किंग है वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी है, और ह्यूमन ग्रीड को उसके थ्रू सिंबलाइज भी किया गया है कि किस तरह से वो ब्लेफुस्कू नाम का एक आइलैंड है जो इनके पास में ही एक आइलैंड है जिससे इनकी थोड़ी दुश्मनी सी चलती है, तो वहाँ पर ये अपना राज्य स्थापित करना चाहता है और उन लोगों को स्लेव बनाना चाहता है। सो व्हाट ही डज इज ही टेक्स द हेल्प ऑफ गलिवर, और गलिवर की हेल्प से ही उन लोगों को वो हरा देता है, क्योंकि गलिवर का साइज़ बहुत बड़ा है, वो उनके सारे शिप्स यहाँ पहुँचा देता है लिलीपुट में, और इस तरह से वो लोग हार जाते हैं। फिर किंग और ज़्यादा डिमांड करता है गलिवर से कि तुम अब और ज़्यादा हेल्प करो और इन सब लोगों को स्लेव बनाने में मेरी हेल्प करो, बट गलिवर यहाँ पे मना कर देता है क्योंकि वो यहाँ पे पावरफुल है और वो मना कर सकता है, तो वो कहता है कि नहीं मैं ये सब नहीं करूँगा। क्या होता है कि जो क्वीन का पैलेस है वहाँ आग लग जाती है, तो ये जो लिलीपुटियंस होते हैं छोटी छोटी बकेट्स में पानी ला रहे होते हैं पर महल की आग बुझ नहीं रही होती है, तो व्हाट गलिवर डज इज गलिवर वहाँ पे यूरिन कर देता है और ही मेक्स वाटर, और महल की पूरी आग बुझ जाती है उससे। पर जो क्वीन है वो वहाँ अपने बेडरूम में और अपने महल में फिर जाना ही नहीं चाहती है, वो सोचती है कि इससे अच्छा तो ये जल ही जाता, जो कि गलिवर ने यहाँ पे ऐसा कर दिया। और ये एक ऐसा ऑफेंस भी था जो कि बहुत ज़्यादा फॉरगिव करने लायक नहीं था, ठीक है, माफ़ी के लायक नहीं था। तो गलिवर फिर यहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि जो लिलीपुटियंस हैं और जो किंग हैं वो उसकी आंखें निकलवाना चाह रहे हैं और उसको एक तरह से अंधा करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर ये भाग करके ब्लेफुस्कन चला जाता है, वहाँ 1-2 साल तक रहता है और ब्लेफुस्कन वाले बहुत ज़्यादा उसको हेल्प करते हैं। ब्लेफुस्कू जो आइलैंड है वहाँ ये काफ़ी आराम से रहता है, पर ये फिर वहाँ से चला जाता है, कहता है कि मुझे वापस अपने इंग्लैंड जाना है, और यहाँ के लोग उसे रोकते हैं बहुत कि नहीं नहीं तुम यहाँ रुक जाओ, बट वो नहीं रुकता है। तो इस पूरी स्टोरी में आपको फैंटेसी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, और साथ ही इस स्टोरी में वो सटायराइज कर रहा है पैटीनेस ऑफ ह्यूमन काइंड बाय पोर्ट्रेइंग द बिहेवियर ऑफ लिलीपुटियंस। तो लिलीपुटियंस जो हैं वो ये तो भूल जाते हैं कि गलिवर ने उनकी कितनी ज़्यादा हेल्प की,
पर उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अनग्रेटफुल बिहेवियर अपना शो करते हैं, जिसे देख करके हमें पता चलता है कि ह्यूमंस कैन बी अनग्रेटफुल, ह्यूमंस कैन हैव पेटीनेस ऑफ बिहेवियर एंड दे कैन बी रूथलेस। सेकेंड वॉयज है उसका ब्रॉबडिंग नैग। अब वो किसी तरह से इंग्लैंड वापस अपने यहाँ पहुँच जाता है, और जब वो इंग्लैंड जाता है तो लोगों को स्टोरी बताता है कि लिलीपुट नाम की एक जगह पे मैं गया था, तो लोग उसकी बात नहीं मानते हैं। तो वो छोटे छोटे एनिमल्स जो वहाँ से पकड़ के लाया होता है उनको दिखाता है उन लोगों को। फिर वो कुछ टाइम तक इंग्लैंड में रहता है और दोबारा से वो अपने एक दूसरे वॉयज पे चला जाता है, और इंग्लैंड से उनका शिप चलता है। उस शिप का नाम था एडवेंचर, जो कि फिर एक स्टॉर्म में फंस जाता है और गलीवर पहुंच जाता है ब्रॉबडिंग नैग। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे जायंट्स रहते हैं, यानी कि 60 फीट टॉल। और देखता है गलीवर कि गलीवर बहुत ही छोटा है वहाँ पे। जैसे लिलीपुट्स की हाइट बहुत ज़्यादा कम थी, वैसे ही गलीवर वाले, ये जो ब्रॉबडिंग नैग वाले हैं, ब्रॉबडिंग नैग वाले काफ़ी ज़्यादा बड़े थे। यहाँ आप देखो, ये 3 लेडीज़ बैठी हुई हैं और एक गलीवर से खेल रही हैं। तो गलीवर की हाइट बहुत ही ज़्यादा कम है, ये बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचाता है। जब ये वहाँ पहुँचता है तो एक कॉर्न के खेत में पहुंच जाता है, मक्के के खेत में पहुंच जाता है, और वहाँ पे काफ़ी सारे रीपर्स होते हैं जो फसल काट रहे होते हैं। तो अपने आप को बचाता है उससे। एक बड़ा सा एक फार्मर होता है, किसान होता है, वो इसको बचा लेता है, वो अपने घर ले जाता है उसे, और फिर उसके थ्रू काफ़ी पैसे कमाता है। वहाँ घर में इसको बहुत ज़्यादा परेशानी भी होती है, कभी इसको रैट्स मारने के लिए आ जाते हैं, तो एक रैट को तो मार देता है, दूसरा जो चूहा होता है वो भाग जाता है। फिर ये फ्लाइज इसको परेशान करती हैं, छोटे छोटे जानवर इसे परेशान करते हैं, छोटे बच्चे इसे परेशान करते हैं। कोई इसे अपने मुंह में डाल लेता है, कोई इसे अपनी पॉकेट में डाल लेता है, कोई इसे स्क्वीज़ कर देता है। तो यहाँ पे ये वो सारी चीज़ें फेस करता है जो लिलीपुटियंस के यहाँ लिलीपुटियंस फेस कर रहे थे व्हेन गलीवर रीचेस देयर। तो गलीवर से जैसे उनको डर लगता है, वैसे ही इसको भी यहाँ ब्रॉबडिग्नागियंस से डर लग रहा है। तो यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तो अब गलीवर का साइज़ बहुत छोटा है और यहाँ लोग बहुत ज़्यादा बड़े हैं। तो यहाँ पे इसका जो ह्यूमन प्राइड था ना अपनी फिजिक को लेकर के, वो भी थोड़ा ख़त्म हो जाता है। अब गलीवर को जो ये फार्मर है ये क्वीन को बेच देता है और कहता है कि भाई इसको तुम रखो, और क्वीन भी खुशी खुशी उसे खरीद लेती है, और वहाँ वो क्वीन का फेवरेट बन जाता है, और एक स्पेशली उसके लिए बॉक्स बनाया जाता है उसकी सेफ्टी के लिए, उसमें उसे रखा जाता है। यहाँ एक ग्लम डालक्लिच नाम की लड़की है जो कि फार्मर की बेटी है, वो उसके नर्स की तरह वहाँ रहती है महल के अंदर ही। तो उससे उसकी अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। वो एक छोटा सा डॉल्स हाउस है, उसमें रखती है उसे, उसके कपड़े वपड़े बनाती है और उसको बहुत ज़्यादा अच्छा मानती है गलीवर को। तो यहाँ पर गलीवर का टाइम अच्छा कट रहा था। गलीवर यहाँ पे यूरोपियन कस्टम, पॉलिटिक्स और सोसाइटी, ये सब ब्रॉबडिंग नैग के जो किंग थे उसके साथ डिस्कस करता है। पर जो किंग है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है यूरोपियन सोसाइटी के बारे में सुन के, क्योंकि जब वो सुनता है कि वहाँ लोग मॉरली कितने ज़्यादा करप्ट हैं और पॉलिटिकली कितने ज़्यादा करप्ट हैं, ये देख करके जो किंग है वो बहुत ज़्यादा ही उन लोगों के प्रति डिस्गस्टफुल हो जाता है। और वो कहता है कि द मोस्ट पर्निशियस रेस ऑफ लिटिल ओडियस वर्मिन दैट नेचर एवर सफर टू क्रॉल अपॉन द अर्थ। तो किंग बोलता है इंग्लैंड वासियों के लिए कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी रेस है ह्यूमंस की जो वहाँ रह रही है, इंग्लैंड में रह रही है, जिनको नेचर ने अपने ऊपर क्रॉल करने दिया है। इसका मतलब उनका जो स्टेचर है नेचर के सामने वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, बहुत ही पेटी है, क्योंकि उनकी सोच अच्छी नहीं है। दे आर करप्ट, दे आर मोरली वेरी रॉन्ग। क्योंकि गलीवर बताता है कि तुम दूसरों को कंट्रोल कर सकते हो और अपने से भी बड़े एनिमल्स को भी कंट्रोल कर सकते हो, ह्यूमंस को भी कंट्रोल कर सकते हो, बिकॉज दे हैव क्रिएटेड गन पाउडर, दे हैव इनोवेटेड द यूज़ ऑफ गन पाउडर इन पॉलिटिक्स। तो बताता है कि गन पाउडर के थ्रू आप किसी को भी मार सकते हो और ये सब चीज़ें सुन करके जो ब्रॉबडिंग नैग का किंग है वो बहुत ज़्यादा डिस्गस्टफुल फील करता है। वो कहता है कि तुम लोग कितनी ज़्यादा गलत हरकतें करते हो, कितना गलत करते हो कि तुम यू यूज़ गन पाउडर टू किल अदर पीपल। तो यहाँ पे जो ब्रॉबडिंग नैगियंस हैं वो एक तरह से ह्यूमन ग्रेटनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, पर साथ ही उनका जो बिहेवियर है गलीवर की तरफ वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो ये भी परफेक्ट नहीं है ब्रॉबडिंग नैगियंस। यहाँ पे गलीवर को काफ़ी सारी चीज़ें एनकाउंटर करनी पड़ती हैं। एक तो उसका स्मॉल साइज़ है, ठीक है, तो वो कभी एनिमल्स उसको अटैक कर लेते हैं, कभी वो क्रीम के बाउल में डूब जाता है, और कई सारे उसके मरने की नौबत आ जाती है। तो कई बार उसे बंदर उठा के ले जाता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो फिर उसके बाद जो गलीवर है उसको बहुत ज़्यादा एक टॉय की तरह ट्रीट किया जाता है। लेडीज़ उससे खेलती रहती हैं, कभी उसे ड्रेस करती हैं, कभी उसे अनड्रेस कर देती हैं, और कभी उसके लिए कपड़े बनाती हैं।
एंड दे डू नॉट इवन कंसिडर हिम अ मैन, उसे एक आदमी भी नहीं समझती हैं, उसके सामने ही दे चेंज देयर क्लोथ्स। सो ऑल दीज थिंग्स हैपन टू गलिवर, और गलिवर को बहुत ही अजीब सा लगता है। और यहाँ पर फिर लास्ट में ब्रॉबडिंग-नागियन से भी वो बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है और कहता है कि अब मुझे जाने दो, मैं अपने देश में वापस जाना चाहता हूँ, इंग्लैंड वापस जाना चाहता हूँ। वो लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं तुम यहीं रुक जाओ ऐसे, लेकिन ये फिर भी वहाँ से जाना ही चाहता है। तो गलिवर जब वहाँ पे एक सी में किनारे उसका जो बॉक्स होता है वहाँ पर रखा होता है, तो एक ईगल उठा के उसे ले जाता है कुछ खाने की चीज़ सोच के, पर वो देखता है कि यार ये खाने की चीज़ नहीं है, तो वो उसको फेंक देता है। और गलिवर को एक जो शिप का क्रू था वो बचा लेता है, और उसे पता चलता है कि ये शिप भी इंग्लैंड में जा रहा है, और वहाँ जो लोग शिप के लोग थे वो भी उसी के साइज़ के होते हैं गलिवर के, तो वो वापस इंग्लैंड पहुँच जाता है। इस सेकंड पार्ट में हम इसका जो सटायर है वो अच्छी तरह से समझ पाएंगे, क्योंकि अब आपने फर्स्ट वॉयज पढ़ लिया है लिलीपुट का और सेकंड वॉयज देख लिया है ब्रॉबडिंग-नाग का। तो ये जो सटायर है इसमें किसे क्रिटिसाइज किया है ये देखते हैं। सबसे पहला तो ये एक मोरल यूटोपिया है। ब्रॉबडिंग-नाग एक मॉरल यूटोपिया, मतलब कि एक ऐसी जगह है जो मॉरली बहुत ज़्यादा करेक्ट है, पर फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स वहाँ भी हैं। तो ब्रॉबडिंग-नागियंस के मॉरल्स बहुत हाई हैं, इसीलिए वो गलिवर जब प्रपोज करता है कि यू शुड ऑल्सो यूज़ गन पाउडर टू अटेन पावर, तो उनको बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है, एंड दे लुक एट हिम विद डिस्गस्ट। The Brobdingnagians are not without faults. They do not consider Gulliver as a little human like Gulliver did with the Lilliputians. तो गलिवर जैसे उनको ह्यूमन ही समझ रहा होता है लिलीपुटियंस को, ये गलिवर को ह्यूमन भी नहीं समझते ब्रॉबडिंग-नागियंस, क्योंकि जो लेडीज़ हैं वो उसे इवन दे डू नॉट कंसिडर हिम अ मैन। वहाँ उसको एक खिलौने की तरह ट्रीट किया जाता है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। और गलिवर का जो कैरेक्टर है हीरोइक भी नहीं है इस पार्ट में, स्पेशली ब्रॉबडिंग-नाग में, क्योंकि यहाँ उसका साइज़ ही इतना स्मॉल है, वो कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर सकता। लोगों को वो एंटरटेन करता रहता है, बहुत थक जाता है, पर वो मना नहीं कर पाता, क्योंकि उसे पता है कि उसको यहाँ अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करना है। साथ ही एस्थेटिक स्टैंडर्ड्स जो फिजिकल फॉर्म के होते हैं उसको बहुत ज़्यादा यहाँ क्रिटिसाइज़ किया गया है। तो गलिवर जब लेडीज़ को देखता है, और वो क्योंकि दे अनड्रेस देमसेल्व्स बिफोर हिम, तो उनके बॉडी पार्ट्स को देख करके भी ही फील्स वेरी डिसगस्टेड, और वो ही ऑल्सो सीज अल्सर ऑन अ बेगर वुमेंस ब्रेस्ट। तो वो सब चीज़ें देख के उसको बहुत ज़्यादा डिसगस्ट फील होती है। तो उनको भी एस्थेटिक स्टैंडर्ड्स जो ब्यूटी के उनको भी उसने यहाँ चैलेंज किया है स्विफ्ट ने। थर्ड वॉयज वॉज टू लापुटा, बालनी बार्बी, लुग्नाक, ग्लबडबड्रिब एंड जापान। तो ये 4-5 जगहों में यहाँ घूमता है। गलिवर वापस जब इंग्लैंड पहुंच जाता है तो अपने तीसरे वॉयज में फिर जाता है एज शिप सर्जन, तो शिप के सर्जन की तरह जाता है। ये शिप को पायरेट्स अटैक कर देते हैं और गलिवर किसी तरह से वहाँ से बच जाता है। जब गलिवर यहाँ देखता है लेटा होता है, तो अचानक से देखता है कि कुछ बड़ा सा बादल सा आ रहा है, और जब वो देखता है तो वो बादल नहीं होता है, जबकि एक पूरी की पूरी सिटी होती है। ये आप पिक्चर में देख सकते हो। ये यहाँ देखता है कि ये क्या है, एक सिटी है। तो यहाँ पे खूब ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाता है कि मुझे बचा लो, हेल्प मी हेल्प मी। तो ये लोग नीचे एक सीढ़ी सा फेंक देते हैं और इसको ऊपर ले लेते हैं। ये जो सिटी है, ये जो आइलैंड है, ये है फ्लाइंग आइलैंड ऑफ लापुटा। इसे ऐसे डिस्क्राइब किया है स्विफ्ट ने। तो ये जो लापुटा का प्लेस है, ये एक ऐसी जगह है जो कि फ्लोट करती है हवा में, और ये बालनी बार्बी नाम का एक आइलैंड है नीचे जो सरफेस है अर्थ का, उसी के ऊपर ही ये घूमता रहता है। तो ये लोग बहुत ज़्यादा क्रेज़ है इनके अंदर मैथमेटिक्स को लेके और म्यूज़िक को लेके, और एस्ट्रोनॉमी को भी ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो इनके कपड़े जो हैं उनके ऊपर भी मैथमेटिक्स के शेप्स बने हुए हैं, ट्रायंगल बना हुआ है। जब ये इसे खाना खाने के लिए देते हैं तो जैसे चिकन देते हैं तो वो राउंड शेप में होता है, और उसे लैम्ब देते हैं तो वो रेक्टेंगुलर होता है, और जब इसे बीफ देते हैं तो वो ट्रायंगल में होता है। ऐसे होता है। इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं मैथमेटिक्स से, और साथ ही ये लोग इतना ज़्यादा इंगेज्ड हैं साइंस में कि इन्होंने फ्लैपर्स रखे हुए हैं अपने आसपास, जिससे कोई भी व्यक्ति को अगर इन्हें अपनी बात बतानी हो तो वो इन फ्लैपर्स से इनको डिस्टर्ब करता है, इनको हिलाता है, और तब जाके उनकी बात सुनते हैं। इनकी जो आईज़ है वो भी बाहर की तरफ निकली हुई हैं, तो एक आई इनकी साइड में देखती है और एक आई ऊपर नीचे ऐसे घूमती रहती है। ये लोग इतने ज़्यादा एंगेज हैं बेसलेस साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में कि इन लोगों को ये भी फ़र्क नहीं पड़ता कि जो इनकी वाइफ्स हैं, इनका अफेयर किनसे चल रहा है, जो बालनी बार्बी जो नीचे ज़मीन में रहने वाले लोग हैं उनसे चल रहा है, तो इनको उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बहुत ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल हैं डेली मैटर्स में, और खाना वगैरह भी ये खाते नहीं है ना। इनके कपड़े ढंग के हैं, कपड़ों में भी बिल्कुल ज्योमेट्रिकल शेप्स बनी हुई हैं, होल्स बने हुए हैं, और ये पूरी तरह से साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स जिनका कोई यूज़ नहीं है, इन पे अपना टाइम और मनी सब वेस्ट कर रहे हैं।
अब गलिवर जो है वो यहाँ पे देखता है कि भाई यहाँ तो कोई मेरे को बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहा है मेरी बात पे, और ये लोग तो मुझे बिल्कुल इंटेलिजेंट भी नहीं समझ रहे हैं। तो ह्यूमंस जो अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट एनिमल समझता है ना, तो वहाँ पे जाके गलिवर का ये वाला प्राइड भी खत्म हो जाता है और ये बोलता है कि भाई मुझे यहाँ बोर हो रहा है तो मुझे तुम बालनी बार भी जाने दो। तो ये लोग उसे नीचे छोड़ देते हैं, बालनी बार भी जाता है और वहाँ देखता है कि बालनी बार भी एक जो एरिया है यहाँ बहुत ज़्यादा मिसगाइडेड साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। ये लोग लापुटा वालों के जैसे बनने के चक्कर में क्या कर रहे हैं कि मैथमेटिकल इक्वेशंस को पेपर में लिख के दे रहे हैं प्रोफेसर्स, और ये उनको खा रहे हैं ताकि इनको ये मैथमेटिकल इक्वेशंस आ जाएं, जैसा कि नहीं होता। यू हैव टू स्टडी टू गेन सम नॉलेज। तो फिर क्या है यहाँ पर ये यहाँ पे एक लॉर्ड मुनोडी को मिलता है और वहाँ पे देखता है कि भाई इस व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा अपनी एस्टेट को ट्रेडिशनली और सक्सेसफुली मेंटेन कर रखा है। और ये जो बालनी बारबी है और जो लापुटा है, ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लैंड का जो कॉलोनाइजेशन है अदर कंट्रीज़ के ऊपर, उसको कि इंग्लैंड जैसे उसके ऊपर फ्लाई कर रहा है ना, ऐसी बालनी बारबी का जो पूरा का पूरा एस्टेट है उसमें वो घूम रहा है इधर उधर। और ये लोग कभी कभी ऊपर से पत्थर वत्थर भी फेंक करके इनको परेशान करते हैं बालनी बारबी वालों को। तो ये दिखाता है कि इंग्लैंड किस तरह से एक टिरेनिकल कंट्रोल इनके ऊपर उसने रखा हुआ है। अब जो उसकी थर्ड जर्नी है वो है जर्नी टू ग्लबडब ड्रिप। ये एक जगह है जो कि आइलैंड है मैजिशियंस का। अब ये वहाँ जाकर के उन लोगों से बात करता है, तो वो कहते हैं कि भाई अगर तुम्हें किसी को डेड पर्सन को किसी को वापस लाइफ में बुलाना है तो तुम बताओ। तो ये बोलता है कि मुझे अलेक्जेंडर द ग्रेट को लेके आना है, एरिस्टोटल, और इन सबसे वो बातें करता है। अलेक्जेंडर द ग्रेट उसे बताता है कि उसकी डेथ वॉर्स की वजह से नहीं हुई थी बल्कि ज़्यादा अल्कोहल पीने की वजह से हुई थी। और एरिस्टोटल भी बोलता है कि मैंने कई सारी चीज़ें अपनी जो बुक है उसमें गलत लिखी हुई हैं, जो कि इंडिकेट करता है इसका सटायर ऑन द हिस्टोरियंस कि हिस्टोरियंस कई बार गलत भी लिख देते हैं पर उसको बाकी जो आने वाली जनरेशन है वो करेक्ट समझती है बिकॉज इट इज़ हिस्ट्री। पर ऐसा नहीं होता है, हिस्ट्री भी मैनिपुलेट की जा सकती है। देन थर्ड इज हिज विजिट टू लुगनैक। लुगनैक एक दूसरा आइलैंड है जहाँ पे स्टर्लब्रग्स रहते हैं। ये ऐसे क्रीचर्स हैं जो कि इमॉर्टल हैं। तो ह्यूमंस, जो कि मैंने बताया कि ये जो एक गलिवर्स ट्रैवल से ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन एस्पिरेशंस और ह्यूमन नेचर के ऊपर एक सटायर है। तो ह्यूमन नेचर क्या है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जिंदा रहना चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं कि भाई हमारी एज ना बढ़े, हम चाहते हैं कि हम जिंदा रहें बस बहुत लंबे समय तक। तो इसी के लिए ही अभी तक इतना ज़्यादा ट्राई किया जा रहा है कि बीमारियों से बचाओ और ये सब चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे गलिवर्स जब लुगनैक जाता है तो कहता है कि भाई देखता है स्टर्लब्रग्स जो हैं उनके जो बच्चे हैं वो इमॉर्टल तो हैं पर उनकी एज बढ़ती जा रही है और उनके पास बहुत सारा टाइम है। तो वो सोच रहे हैं कि भैया आराम से करेंगे काम, कोई इतनी हमें जल्दी नहीं है किसी चीज़ की। तो ये स्टर्लब्रग्स जो हैं ये गलिवर की लाइफ को देख के बहुत ज़्यादा एनवी करते हैं उसे कि अरे ये तो टाइम से मर जाएगा और बुढ़ा उड्ढा नहीं होगा हमारी तरह, क्योंकि उनकी एज बढ़ती जा रही है पर दे आर नॉट अलाउड टू डाई। अब जो इसकी नेक्स्ट जर्नी है वो है जर्नी टू जापान। जापान जाता है तो वहाँ जापानीज़ लोग इसे बहुत ज़्यादा अच्छे से इसके साथ बिहेव करते हैं और ये वहाँ पे एक वो होता है, ट्रेडिशन होता है कि आपको जो क्रूसीफिक्स है, जो क्रॉस है, उसके ऊपर ट्रैम्पल करना होता है, अपने पैरों से उसको दबाना होता है। तो ये किसी तरह से वहाँ से बच जाता है कि भाई मुझे नहीं दबाना है इसको, क्रॉस को। और एक रिलीजन को लेकर के जो बाकी की कंट्रीज़ थी उनका एक हॉस्टाइल एटीट्यूड था, उसको यहाँ पे इसके थ्रू शो किया गया है। गलिवर फिर उसके बाद इंग्लैंड वापस आ जाता है और अपने एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशन लोगों के साथ फिर शेयर करता है। गलिवर का जो नेक्स्ट वॉयज है, उसका लास्ट वॉयज, इट इज़ अ वॉयज टू द कंट्री ऑफ द हुनिम्स। तो गलिवर सेट सेल एज कैप्टन ऑफ अ शिप। इस बार वो कैप्टन बन जाता है और यहाँ देखता है कि उसके जो साथ के ही मेंबर्स हैं शिप के, वो उसको ही बंद कर देते हैं, लॉक कर देते हैं एक जगह और उसको एक अननोन आइलैंड पे छोड़ देते हैं। गलिवर यहाँ हुनिम्स नाम के लोगों से मिलता है। ये कौन है? ये लोग नहीं है, ये हॉर्सेस हैं एंड दे आर वेरी रैशनल क्रीचर्स, इंटेलिजेंट क्रीचर्स। बहुत रैशनल है, लॉजिकल हैं, हर चीज़ में लॉजिक देखते हैं, हर चीज़ में वो इंटेलेक्ट यूज़ करते हैं। और इनिशियली वो उनकी स्पीच समझ नहीं पाता है पर धीमे धीमे वो समझ जाता है, ठीक है। और गलिवर यहाँ पे याहूस को भी देखता है। तो याहूस जो हैं वो ह्यूमंस जैसे दिख रहे हैं पर उनके बहुत सारे बॉडी में बाल हैं एंड दे आर नेकेड और बहुत ही अनसिविलाइज्ड और ब्रूटल हैं। तो यहाँ जो कंट्री ऑफ हुनिम्स है, यहाँ पर उसको दो एक्सट्रीम्स दिखते हैं ह्यूमंस के। एक तो है बहुत ज़्यादा रैशनल और एक है बिल्कुल ही इरैशनल और बिल्कुल ही ब्रूटल, बेस्टियल नेचर यहाँ पे ह्यूमंस का देखने को मिल रहा है। और वहाँ पे बिल्कुल ही लॉजिकल एक तरह से हुनिम्स के थ्रू। और हुनिम्स कौन है? हॉर्सेज हैं। यहाँ आप देख सकते हो, ये है पिक्चर्स हुनिम्स की। ये हुनिम यहाँ पे है तो इसको देख करके ही ये लोग क्या कर रहे हैं, इसने यहाँ याहूस को काम पे लगा रखा है।
ये जो हुनिम्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं और ये गलिवर को अपने साथ ले जाते हैं और गलिवर को अपने घर पे लेके जाते हैं। गलिवर सोचता है कि शायद ये अब मुझे अपने मास्टर से मिलवाएंगे, पर वहाँ जाता है तो देखता है कि पूरे घर में घोड़े घोड़े हैं और सबका कोई नाम नहीं है, सबका नाम हुनिम ही है, ठीक है। तो इंडिविजुअल नेम्स नहीं है यहाँ पे। और ये लोग गलिवर को भी एक रूम दे देते हैं और थोड़ी घास दे देते हैं कि यहीं पे तुम सो जाना। तो गलिवर इनके साथ रहता है और बहुत ज़्यादा रैशनल उनका बिहेवियर देखता है और उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। जब वो बताने की कोशिश करता है कि कैसे उसके क्रू मेंबर्स ने उसको धोखा दिया और ये सब चीज़ें उसके साथ हुई, तो हुनिम समझ नहीं पाते हैं। अभी तक गलिवर ने उनकी लैंग्वेज सीख ली होती है 2-3 हफ्ते में। फिर उसके बाद वो बताता है कि ऐसा ऐसा उन्होंने झूठ बोला, ये सब चीज़ें। तो हुनिम समझ नहीं पाते हैं कि झूठ बोलना क्या होता है, धोखा देना क्या होता है। उनकी लाइफ में एम्बिशंस नहीं है, उनकी लाइफ में इस तरह के झूठ और धोखा ये सब चीज़ें नहीं हैं। तो उनको क्या लगता है कि ये सब चीज़ें ये कॉन्सेप्ट्स हमारे नहीं हैं और वो सोचते हैं कि गलिवर का बहुत बुरा इंपैक्ट हमारी सोसाइटी पर पड़ रहा है। तो वो उसको बोल देते हैं कि तुम एक काम करो, तुम यहाँ से चले जाओ। और वो बोलते हैं कि तुम भी तो एक याहू ही हो। पर गलिवर बहुत ज़्यादा हेट करता है ये याहूज जो हैं इनसे और कहता है कि नहीं, मैं याहू नहीं हूँ, ठीक है। अब गलिवर यहाँ पे अपनी सोसाइटी को हुनिम से कंपेयर करने लगता है एंड ही बिकम्स वेरी डिस्गस्टेड। वो लोग उसे बोलते हैं कि भाई तुम यहाँ से चले जाओ। और व्हेन ही कम्स बैक, जब वो जो क्रू मेंबर्स होते हैं वो उसकी बहुत हेल्प करते हैं और जो कैप्टन ऑफ द शिप है वो भी उसकी हेल्प करता है। पर उसके अच्छे बिहेवियर के बावजूद वो उसे ऐसा लगता है जैसे कि वो एक याहू है और के बिहेवियर से बहुत ज़्यादा खुश नहीं होता है। ही वॉज इवन मोर डिस्गस्टेड विद हिम और उसको छोड़ करके वो चला जाता है। नाउ ही वॉन्ट्स टू गो बैक टू द प्लेस ऑफ हुनिम्स बट ही कैन नॉट एंड ही नाउ स्पेंड्स 2 or 3 hours every day in the stable and talks to हॉर्सेस। तो एंड में वो बस हॉर्सेस के साथ अपना टाइम बिताना चाहता है और अपनी फैमिली उनके साथ भी नहीं रहना चाहता। तो हर दिन वो थोड़ा थोड़ा टाइम अपना वहाँ बिताता है घोड़ों के साथ और उनसे ही बातें करता रहता है। तो अभी तक हमने देख लिया कि ये जो 4 वॉयजेस हैं इसके, पहला है वॉयज टू लिलीपुट, सेकेंड इज वॉयज टू ब्रॉबडिंगनेक जहाँ उसे जाइंट्स मिलते हैं, पहले छोटे लोग मिलते हैं लिलीपुटियंस। Then the third voyage is to the country of Laputa, the flying island of Laputa, Lugnac, Glubbdubdrib and Japan. Then the fourth voyage is to the country of the Hunims. और लास्ट तक आते आते इसके अंदर जितना भी प्राइड होता है वो सब कुछ खत्म हो जाता है एज अ ह्यूमन बीइंग भी। पर here we see that Gulliver is very much judgmental about his own being here। और अब हम देखेंगे satire in Gulliver's Travels। इसको हम पढ़ेंगे अपने सेकेंड पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।